I'm going to share my presentation. This is the presentation. Okay. Is it visible, Ira? Yes, visible. Voice clear है? Yes, sir, clear. ओके तो बीच में कोई प्रॉब्लम आया तो बताना, ठीक है? Okay. So this is our lecture number 10. Okay, electronics. Okay, today's date is 2nd March 2021 and in next two lectures we'll finish this unit. Okay, so मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखे थे? लो फ्रीक्वेंसी रेंज और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन के एक्सप्रेशंस कैसे डिराइव करते हैं, दैट वी हैव सीन. ओके, तो आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. ओके, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन क्या है, वो देखने वाले हैं. दैट इज वेरी इजी हाउ टू डिटरमाइन द वोल्टेज गेन. सिर्फ तुम्हें सर्किट पता होना चाहिए, ठीक है? तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करके बताया था, ठीक है? तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में हम कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, याद होगा तो. अगर जिन लोगों को याद नहीं होगा दे कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. लास्ट लेक्चर नंबर 9 का रिकॉर्डेड वर्जन तुम्हें वीएमजी फिजिक्स नाम के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? सो वहां जाके देखो कि हमने सर्किट कैसे बनाए थे लो फ्रीक्वेंसी रेंज में. लो फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या किया था, हमने कपलिंग कैपेसिटर लगाया था. मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में कपलिंग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निग्लेक्टेड होता है, इसलिए कपलिंग कैपेसिटर को हटा दिया था, ठीक है? और सेम सर्किट हाई फ्रीक्वेंसी यूज रेंज में हम यूज करेंगे जैसा सर्किट हमने, दैट द सेम सर्किट वी हैव मेड इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर डिटरमाइनिंग द वोल्टेज गेन. सेम सर्किट वी आर गोइंग टू यूज हियर इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, but only one modification is there, and that one modification is there in the circuit in high frequency range. So what is this modification? So that modification is related to the Miller effect. So हमको वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन डिराइव करने के पहले इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में हमें ये पता होना चाहिए कि मिलर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज मिलर इफेक्ट. और वो मिलर इफेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ही एक्टिवेट होता है, वैलिड होता है, ठीक है? तो मिलर इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे पहले, और वो मिलर इफेक्ट से जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा वो मिलर इफेक्ट के भरोसे पे, ऑन द बेसिस ऑफ मिलर इफेक्ट वी विल डू सम मॉडिफिकेशन इन द सर्किट, एंड दैट सर्किट विल यूज टू डिटरमाइन द वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज मिलर इफेक्ट. ओके, सो मिलर इफेक्ट क्या होता है? देखो, जब हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होती है तो ट्रांजिस्टर में दो इंटरनल कैपेसिटर एक्टिवेट हो जाते हैं. कोई भी ट्रांजिस्टर रहो, स्पेशली आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जब हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होती है तब दो इंटरनल कैपेसिटर एक्टिवेट होते हैं. ओके, सो वील सी फर्स्ट मिलर इफेक्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मिलर इफेक्ट वी विल डू सम सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द सर्किट, equivalent circuit. Only small modification is there. The equivalent circuit is same as the circuit in mid frequency range. Only one simple modification is there, and that modification is based on Miller effect. So first of all we will see what is Miller effect, and on the basis of Miller effect we will do some modification in the circuit to determine the voltage gain in high frequency range. So what is Miller effect? तो अभी बताया मैंने, मिलर इफेक्ट मतलब ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज देयर आर टू इंटरनल कैपेसिटर्स इन द ट्रांजिस्टर बिकम एक्टिवेट और बिकम इफेक्टिव. ओके, ये लो फ्रीक्वेंसी में इफेक्टिव नहीं होते, जो दो इंटरनल कैपेसिटर्स की बात कर रहा हूं. तो कौन से दो इंटरनल कैपेसिटर्स है उनके नाम भी बताऊंगा, और ओके उनको क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगा. बस अभी इतना ध्यान में रखो कि इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज the two internal capacitor in transistor become effective. So which are they? कौन से इंटरनल कैपेसिटर्स इफेक्टिव होते हैं? तो फर्स्ट इंटरनल कैपेसिटर्स को बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटर. जो कैपेसिटर लगा होता है बेस और इमीटर. ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, बेस, इमीटर एंड कलेक्टर. ओके,
सो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में मिलर इफेक्ट क्या बोलता है? मिलर इफेक्ट ये बोलता है इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज देयर विल बी और देयर आर टू इंटरनल कैपेसिटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर बिकम इफेक्टिव. सो विच आर दे? फर्स्ट कैपेसिटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटर एंड दिस capacitor is connected in between base and emitter, and second capacitor is called transistor capacitor, and this capacitor is connected in between collector and base in reverse bias mode. ओके, सो हमको ध्यान में रखना है कि हम अभी हाई फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. सो हाई फ्रीक्वेंसी पे दो कैपेसिटर्स दो कैपेसिटर्स इंटरनल कैपेसिटर ट्रांजिस्टर के अंदर एक्टिवेट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं. ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहा हूं मैं. डोंट कंफ्यूज विथ लो फ्रीक्वेंसी रेंज and mid frequency range. I am talking about the high frequency range. In high frequency range there are two capacitors become effective. One is called diffusion capacitor. It is denoted by CD, C capital D, and second is called transistor capacitor and it is denoted by C to the base capital T, and it is connected in the reverse bias mode between collector and बेस. सो क्या करता है, देखो दो कैपेसिटर्स एक्टिव होते हैं तो ट्रांजिस्टर कैपेसिटर क्या करता है, ठीक है, इट विल प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट सर्किट. फीडबैक सर्किट के बारे में तुम पढ़ रहे होंगे. पावने सर माइट हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज फीडबैक सर्किट, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक. ओके, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना ध्यान में रखो. ट्रांजिस्टर कैपेसिटर क्या करता है, इट विल प्रोवाइड अ फीडबैक फ्रॉम output to input circuit. Okay, तो CT provides feedback from output to input circuit. Okay, so Miller effect क्या बोलता है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे दो कैपेसिटर्स इंटरनल कैपेसिटर्स इफेक्टिव होते हैं, CD and CT. ओके, और CT क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट सर्किट. सो दिस इज नोन एज मिलर इफेक्ट. इसको ही मिलर इफेक्ट बोलते हैं. कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिलर इफेक्ट, बस इतनी लाइन लिखनी है तुम्हें. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिलर इफेक्ट. तो ये मिलर इफेक्ट क्या बोलता है कि हाई फ्रीक्वेंसी में दो इंटरनल कैपेसिटर्स इफेक्टिव हो जाते हैं. एक को बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटर, दूसरे को बोलते हैं ट्रांजिस्टर कैपेसिटर. ओके, और ट्रांजिस्टर कैपेसिटर क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट सर्किट. यही मिलर इफेक्ट है. ये मिलर इफेक्ट ध्यान में रखो, ठीक है. तो अभी क्या होता है, देखो डिफ्यूजन कैपेसिटर मतलब CD, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर मतलब CT. तो ये C कैपिटल D और C कैपिटल T ये दोनों क्या होते हैं, एक एक्सप्रेशन से रिलेटेड होते हैं और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है शंट कैपेसिटर. ओके, उसको हम डिनोट करते हैं C टू द बेस स्मॉल d. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन और दोनों का कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर इक्वेशन से हमको मिलता है शंट कैपेसिटर. तो शंट कैपेसिटर का इक्वेशन क्या होगा, देखो ये वाला. So CD is made up of the combination of CD and CT with this expression. तो CD is equal to CD मतलब C small d, that is called shunt capacitor. It is always connected parallel to the resistors in the circuit. So सिर्फ मॉडिफिकेशन क्या है सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में मॉडिफिकेशन सिर्फ ये है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के समान ही सर्किट है, लेकिन इस सर्किट में हम क्या लगाएंगे, शंट कैपेसिटर लगाएंगे. और शंट कैपेसिटर किससे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन कैपेसिटर CD और ट्रांजिस्टर कैपेसिटर CT. ये दोनों के कॉम्बिनेशन से शंट कैपेसिटर बनता है. और ये इक्वेशन है CD प्लस 1 प्लस HFE RL. HFE क्या है, HFE क्या, फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशियो मतलब फॉरवर्ड करंट गेन, RL लोड रेजिस्टेंस, HI इनपुट इंपीडेंस और इनपुट रेजिस्टेंस, और CT क्या है, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर, और CD क्या है, डिफ्यूजन कैपेसिटर. तो ये C कैपिटल D और C कैपिटल T के कॉम्बिनेशन से बनता है शंट कैपेसिटर. तो CD को हम बोलेंगे शंट कैपेसिटर. यही चेंज है वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने के लिए, वोल्टेज गेन डिराइव करने के लिए इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. द ओनली चेंज इज वी हैव टू पुट द शंट कैपेसिटर इन द सर्किट.
और ये शंट कैपेसिटर कहां से आया, मिलर इफेक्ट से। मिलर इफेक्ट में से क्या मिला हमको, डिफ्यूजन कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर कैपेसिटर। डिफ्यूजन और ट्रांजिस्टर कैपेसिटर को कंबाइन कर देंगे विथ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो वील गेट शंट कैपेसिटर एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस शंट कैपेसिटर इन द सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, टू डिटरमाइन द वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, तो मिलर इफेक्ट समझा। मिलर इफेक्ट बोलता है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में डिफ्यूजन कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर कैपेसिटर एक्टिवेट होंगे और डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर कैपेसिटर क्या करेगा, फीडबैक देगा फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट सर्किट, और डिफ्यूजन कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बनता है शंट कैपेसिटर, और वो शंट कैपेसिटर हम पैरेलल में लगा देंगे सर्किट में और वोल्टेज गेन को derive करेंगे in high frequency range. We'll go to derive the voltage gain of RC coupled amplifier in high frequency range. We will have to do certain modification, small modification, and the modification is that we'll put the shunt capacitor in the circuit. बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ शंट कैपेसिटर को सर्किट में पुट करो। ओके, तो सर्किट कैसे दिखेगा, इक्विवेलेंट सर्किट सेम है। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में जैसा सर्किट था वैसा ही सर्किट है, सिर्फ मैंने चेंज क्या किया, यहां पे आउटपुट में शंट कैपेसिटर लगा दिया, CD दैट इज शंट कैपेसिटर, और इसके थ्रू मैं आउटपुट वोल्टेज मेजर करूंगा। बाकी सब सेम है। देखो इनपुट वाले पोर्शन में ये इनपुट वोल्टेज VI, IB इज इनपुट करंट, HIE इज इनपुट रेसिस्टेंस, ओके, और आउटपुट वाले पार्ट में क्या है, HFE IB इज करंट सोर्स दैट इज करंट गेन, okay, RL is load resistance, IC is output current, collector current, HIE is again input impedance we have put in output circuit, and CD यहाँ पे सिर्फ चेंज है, CD मतलब शंट कैपेसिटर, यहां सिर्फ शंट कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी में शंट कैपेसिटर इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि शंट कैपेसिटर ट्रांजिस्टर कैपेसिटर और डिफ्यूजन कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए CD को हमने पैरेलल में लगा दिया है और उसके थ्रू हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे। सो यही सर्किट है, सिंपल मॉडिफिकेशन है, ओनली हमने ये कैपेसिटर को यहाँ पुट किया है, बाकी सेम सर्किट है। तो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज वाला सर्किट देख लो, वो और ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ CD यहां पे हमने पुट किया। सो अभी हम क्या निकालेंगे इस सर्किट के लिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वोल्टेज गेन। वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर voltage gain, and you know that voltage gain is nothing but output voltage upon input voltage. So voltage gain is nothing but the output voltage divided by input voltage. This will be the equation 1. So हमको voltage gain निकालना है, तो VO और VI पता होना चाहिए। VO है आउटपुट वोल्टेज, VI है इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो इनपुट वोल्टेज, इनपुट सर्किट में देखो वोल्टेज मतलब I into R, करंट है IB, रेसिस्टेंस है HI। सो इनपुट वोल्टेज इस सर्किट में, इनपुट वोल्टेज क्या रहेगा, VI इज इक्वल टू IB इंटू HIE, बिकॉज इनपुट वोल्टेज इज नथिंग बट current into resistance according to Ohm's law. So we'll get VI is equal to I into R is equal to IB into HIE. इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज तो इजीली निकल गया क्योंकि इनपुट सर्किट बहुत इजी सर्किट है। लेफ्ट साइड में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और एक करंट है, तो रेसिस्टेंस इंटू करंट होता है इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज इजी है। अब निकालेंगे हम आउटपुट वोल्टेज। तो ये है आउटपुट सर्किट, ये वाला पोर्शन क्या है, आउटपुट सर्किट, ये वाला पोर्शन क्या है, इनपुट सर्किट। सो इनपुट सर्किट के लिए मैंने इनपुट वोल्टेज निकाल लिया। सो इनपुट वोल्टेज कैसे निकाला, करंट इंटू रेसिस्टेंस, IB इंटू HIE, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये वाला जो सर्किट है ये है आउटपुट सर्किट, और इस आउटपुट सर्किट के लिए हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। अगर हमें इस सर्किट के लिए आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा वो हमें पता चाहिए, और साथ साथ में करंट पता चाहिए, तब निकाल सकते हो। तो आउटपुट वोल्टेज मतलब रेसिस्टेंस एट द आउटपुट सर्किट इनटू करंट एट द आउटपुट सर्किट, और दोनों को इनटू करेंगे तब आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, देन वी विल गेट द वोल्टेज गेन, जो हमें वोल्टेज गेन निकालना है। सो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे ये वाला आउटपुट सर्किट में, तो कितना रेसिस्टेंस है यहाँ पे, एक रेसिस्टेंस RL हो गया, एक रेसिस्टेंस HIE हो गया,
और जो यहाँ पे कैपेसिटर है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर भी एक रेसिस्टेंस ऑफर्ड करता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वो होता है 1/j ओमेगा सी या फिर -j बाय ओमेगा सी। 1/j इज इक्वल टू -j। तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे 1/i क्या होता है, -i, वैसे ही 1/j क्या होता है, -j। जे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होता है कैपेसिटेंस को, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/j ओमेगा सी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी है कैपेसिटेंस, जे है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। 1/j ओमेगा सी लिखते हैं हम रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर्स, या फिर -j बाय ओमेगा सी लिखते हैं, बिकॉज 1/j इक्वल टू -j होता है, ठीक है। सो यहां पे 3 रेसिस्टेंस हो गए, इस सर्किट में 3 रेसिस्टेंस है, एक RL, एक HI और एक रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, दैट इज 1/j ओमेगा सी। और ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ जो हमने पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए, तो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3 रेसिस्टेंस है, 4 रेसिस्टेंस है तो 1/Rp, Rp मतलब इक्वेलेंट रेसिस्टेंस या फिर टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, अगर 4 रेसिस्टेंस है। सो ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाला लॉ लगाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, और ये यहां से इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालेंगे। और करंट क्या है यहाँ पे, करंट सोर्स का HFE IB, तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे, और ये करंट है, और दोनों का इनटू से क्या मिलेगा हमको, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। सो अगर हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट और इफ यू वांट टू डिराइव द आउटपुट वोल्टेज, वी शुड हैव टू नो दैट करंट एट द आउटपुट सर्किट एज वेल एज टोटल रेसिस्टेंस एट द आउटपुट। सो ये आउटपुट सर्किट में करंट कितना है वो भी पता होना चाहिए, और साथ साथ में कितना टोटल रेसिस्टेंस है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, वो भी हमको पता होना चाहिए आउटपुट सर्किट में, अगर हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है आउटपुट सर्किट में। यहां पे 3 रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। पहला रेसिस्टेंस है RL, सेकेंड रेसिस्टेंस है HI, और थर्ड रेसिस्टेंस मींस रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटेंस, दैट इज 1/j ओमेगा सी, या फिर -j ओमेगा सी भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये तीनों रेसिस्टेंस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमको इक्विवेलेंट और टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस मिल जाएगा, उसे टोटल इफेक्टिव इंपीडेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इंपीडेंस मींस टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, बाय द आउटपुट सर्किट, दैट वी कैन कॉल एज अ इंपीडेंस। सो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इफेक्टिव टोटल रेसिस्टेंस एट द आउटपुट निकाल रहा हूं। यहां 3 रेसिस्टर है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव इंपीडेंस। तो मैं क्या कर रहा हूं, टोटल रेसिस्टेंस जो है आउटपुट सर्किट में वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव इंपीडेंस, दैट इज नथिंग बट 1/Z इज इक्वल टू 1/RL प्लस 1/HI, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/RL, सबको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए रेसिप्रोकल में ले रहा हूं। 1/Z इज इक्वल टू 1/RL। Z क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस और इफेक्टिव इंपीडेंस, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस, मतलब कॉम्बिनेशन का टोटल इंपीडेंस, ठीक है। सो इफेक्टिव इंपीडेंस इज इक्वल टू 1/Z इज इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए रेसिप्रोकल में ले रहा हूं, 1/RL। ये RL के लिए लिया मैंने 1/RL, HI के लिए लिया मैंने 1/HI, प्लस रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/j ओमेगा सी। तो इसको लिया देखो 1/j ओमेगा सी, क्योंकि इसका क्या होता है रेसिस्टेंस 1/j ओमेगा सी, और ऑब्वियसली अपन रेसिप्रोकल में हम ले रहे तो 1/1/j ओमेगा सी। डी क्या है, CD क्या है, शंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ठीक है, ये CD। तो इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं रेसिस्टेंस को रेसिप्रोकल के फॉर्म में। एक बार फिर बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए रेसिस्टेंस है, इसलिए हमने क्या किया, रेसिप्रोकल में लिया 1/Z इज इक्वल टू 1/RL,
ठीक है, प्लस 1/HI प्लस 1/1/j ओमेगा सी, क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होता है 1/j ओमेगा सी, तो 1/j ओमेगा सी, लेकिन सबको हम रेसिप्रोकल में ले रहे हैं इसलिए 1/1/j ओमेगा सी। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल रेसिस्टेंस एट द आउटपुट सर्किट, दैट इज कॉल्ड टोटल इंपीडेंस और इफेक्टिव इंपीडेंस। ठीक है, सो सिंस रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, यहाँ पे देखो क्यू कैपेसिटर की जगह मैंने क्या कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्यू लिया है 1/j ओमेगा सी डी, बिकॉज सिंस रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर सी डी इज नथिंग बट 1/j ओमेगा सी डी, और इसको -j ओमेगा सी डी भी बोलते हैं क्योंकि 1/j होता है -j, 1/j क्या होता है -j, जैसे तुमको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में 1/i क्या होता है -i, वैसे 1/j भी -j, तो हम जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होता है कैपेसिटर को वो 1/j ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, और -j/ओमेगा, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ ये वाला टर्म 1/j ओमेगा सी डी। तो देखो कैपेसिटर की जगह मैंने क्या लिखा 1/j ओमेगा सी, कैपेसिटर का रेसिस्टेंस क्या लिखा 1/j ओमेगा सी डी, और रेसिप्रोकल में क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए सब रेसिप्रोकल में लिख रहा हूं। तो टोटल रेसिस्टेंस मतलब इफेक्टिव इंपीडेंस 1/z इज इक्वल टू 1/RL प्लस 1/HI प्लस 1/1/j ओमेगा सी डी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल रेसिस्टेंस मतलब इफेक्टिव इंपीडेंस एट द आउटपुट सर्किट, और उसको करंट से इंटू करेंगे तो मिलेगा टोटल आउटपुट वोल्टेज। ओके, फिर आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, वोल्टेज गेन, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अभी 1/z वाले इक्वेशन को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव टोटल रेसिस्टेंस एट द आउटपुट सर्किट क्या हो गया 1/z इज इक्वल टू 1/RL प्लस 1/HI प्लस 1/1/j ओमेगा सी डी। ठीक है, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, फिर से देखो 1/z इज इक्वल टू 1/RL प्लस 1/HI, तो 1/1/j ओमेगा सी डी, j ओमेगा सी डी ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या होगा j ओमेगा सी डी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल इज अगेन सेम क्वांटिटी, दैट इज 1/1/j ओमेगा सी डी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो j ओमेगा सी डी न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो राइट हैंड साइड में एलसीएम मतलब 1/RL प्लस 1/HI, तो ये डिनोमिनेटर में क्या है HI और RL, तो इसका एलसीएम क्या हो गया RL इंटू HI। तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो 1/z इज इक्वल टू RL, ये वाला RL, ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो RL प्लस HI प्लस, और यहाँ पे RL और HI नहीं है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे RL, क्योंकि एलसीएम क्या है इस इक्वेशन का RL इंटू HI, सो डिनोमिनेटर में क्या है RL इंटू HI। ठीक है, तो ये RL यहाँ पे RL प्लस HI प्लस RL इंटू HI j ओमेगा सी डी, इसका एलसीएम निकाला RL HI। ये इक्वेशन तुम मैथमेटिक्स में पढ़ते हो एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ नहीं समझ रहा है तो बाद में क्या करना, लेक्चर के बाद बुक में लिखना है इक्वेशन और सॉल्व करना एलसीएम लगा के। ठीक है, तो एलसीएम इस तरीके से है, इसका एलसीएम इस इक्वेशन का एलसीएम क्या रहेगा RL इंटू HI, तो RL इंटू HI डिनोमिनेटर में है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो HI प्लस RL, और ये RL इंटू HI यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो RL इंटू HI j ओमेगा सी डी। तो इस तरीके से निकला हमारा 1/z। ठीक है, तो ये 1/z मतलब इफेक्टिव टोटल रेसिस्टेंस। अब ये 1/z है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमके z चाहिए, हमें क्या चाहिए z मतलब टोटल रेसिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस। सो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस देन वी विल गेट z इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल लिया तो RL HI ऊपर चला जाएगा और ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, सो 1/z को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो टेकिंग रेसिप्रोकल z इज इक्वल टू RL HI डिवाइडेड बाय RL प्लस HI प्लस RL HI j ओमेगा सी डी। तो बस कुछ नहीं किया, रिवर्स कर दिया। मतलब रिवर्स क्या मतलब, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने क्योंकि हमें z निकालना है ना, 1/z नहीं चाहिए, हमें z चाहिए, तो जब z निकालना है तो रेसिप्रोकल ले लिया, और रेसिप्रोकल लेने के बाद या z इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू RL इंटू HI, RL प्लस HI प्लस RL HI j ओमेगा सी डी। तो ये निकल गया हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंपीडेंस। और अभी इफेक्टिव इंपीडेंस निकल गया मतलब टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिया हमने आउटपुट सर्किट में। सो टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिया तो वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज, ये टोटल रेसिस्टेंस इनटू करंट। करंट कितना है यहाँ पे HFE IB, दैट इज करंट सोर्स, फॉरवर्ड करंट गेन।
ठीक है, तो ये करंट और टोटल रेसिस्टेंस जो निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, वोल्टेज। सो हमारा वोल्टेज क्या आया, आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट करंट। करंट क्या है, HFE IB, ये माइनस क्यों है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, इसलिए माइनस HFE IB ये करंट हो गया। और ये रेसिस्टेंस हमने निकाला टोटल रेसिस्टेंस, मतलब इफेक्टिव इंपीडेंस। तो ये इफेक्टिव इंपीडेंस इट मींस दैट टोटल रेसिस्टेंस इनटू करंट दैट इज आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट वोल्टेज निकल गया, ठीक है। तो माइनस HFE IB क्या है, करंट, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, ये है करंट और ये है टोटल रेसिस्टेंस। सो टोटल रेसिस्टेंस इनटू करंट मतलब I इंटू आर क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट इज आउटपुट वोल्टेज। और ये हम आउटपुट सर्किट के लिए निकाला, इनपुट सर्किट के लिए सिंपल था HIE इंटू IB, क्योंकि इनपुट सर्किट सिंपल है। आउटपुट सर्किट के लिए 3 रेसिस्टेंस लगाए थे, इसलिए तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके मैंने इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाला, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंपीडेंस RL HIE डिवाइडेड बाय RL प्लस HIE प्लस RL HIE j ओमेगा CD। और इस जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस को करंट से इंटू कर दिया, करंट है HFE IB दैट इज फॉरवर्ड करंट गेन, माइनस क्यू लगाया गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो इन I इंटू आर हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो अभी हमें इक्वेशन नंबर 3 में आउटपुट वोल्टेज मिल गया, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, इनपुट वोल्टेज। सो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या होता है, करंट वोल्टेज गेन। सो अभी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में देखो क्या था, ये देखो इक्वेशन 2 क्या था, ये देखो इक्वेशन 2 में था इनपुट वोल्टेज IB इंटू HIE। सो ये इनपुट वोल्टेज है, इक्वेशन नंबर 2 में है इनपुट वोल्टेज। और इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, इक्वेशन नंबर 3 में है आउटपुट वोल्टेज। तो 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, सो डिवाइडिंग 3 बाय 2 देन वील गेट वोल्टेज गेन। सो डिवाइडिंग 3 बाय 2 दैट इज वोल्टेज गेन इज इक्वल टू AV, उसको सिंबल से हम डिनोट करते हैं वोल्टेज गेन को, AV इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दैट AV इज, ये आउटपुट वोल्टेज क्या निकला हमारा, ये है माइनस HFE IB RL इंटू HIE डिवाइडेड बाय RL प्लस HIE प्लस RL HIE j ओमेगा C। तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है, IB इंटू HIE। तो ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज से डिवाइड कर दिए, और अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये देखो IB है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी IB है, ठीक है, HIE है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी HIE है। तो IB और HIE कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा, ये कैंसिल हो गया, IB HIE, तो बचा क्या, माइनस HFE RL एंड RL प्लस HIE प्लस RL HIE j ओमेगा CD। ये सब चीजें हमारे पास बची। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस है, हमको क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है वोल्टेज गेन का, दैट इज मॉड। सो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, मॉड लेने के बाद ये देखो मॉड ले लिया लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में भी मॉड। सो मॉड के बाहर जब ये निकलेगा ये माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मॉड ले लिया दोनों साइड में, देखो दोनों साइड में मॉड ले लिया, तो ये माइनस अगर मॉड के बाहर निकला न्यूमरेटर तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है RL प्लस HIE प्लस RL HIE j ओमेगा, j है यहाँ पे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड क्या होता है, जैसे a प्लस IB है इज नथिंग बट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है a प्लस IB तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस IB अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैसे ही इसका भी अगर हमको डिनोमिनेटर का मॉड निकालना है, RL प्लस HIE a हो गया प्लस RL HIE ओमेगा CD ये b हो गया, और j क्या है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इसका मॉड लेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट RL प्लस HIE होल स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर HIE स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर CD स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखो इसका मैंने मॉड ले लिया, मॉड लेने के बाद माइनस HFE इंटू RL, ये प्लस हो गया डिनोमिनेटर की क्वांटिटी और न्यूमरेटर की क्वांटिटी में स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर, a क्या है RL प्लस HIE होल स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पे RL HIE ओमेगा CD, ये b है, तो ये RL HIE ओमेगा CD स्क्वायर, और j हट जाएगा क्योंकि इसका मॉड ले लिया तो j हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे RL प्लस HIE a दैट इज a स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पे RL HIE ओमेगा CD, तो ये b है RL HIE ओमेगा CD होल स्क्वायर। तो इसको मैंने मॉड ले लिया, मॉड के बाहर अगर मैंने निकाला न्यूमरेटर को तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर में कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है इसलिए सीधा माइनस का यहाँ पे मॉड के बाहर आया तो प्लस हो जाएगा HFE RL, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है j,
सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। उसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में आर एल प्लस एच आई ई प्लस आर एल एच आई ई जे ओमेगा सी डी। जे है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो ए क्या हो गया यहाँ पे आर एल प्लस एच आई, तो ए स्क्वायर। बी क्या हो गया यहाँ पे आर एल एच आई ई ओमेगा सी डी, तो ये बी स्क्वायर आर एल एच आई ई ओमेगा सी डी स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर, तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हट गई फिर, ठीक है। तो इसका मॉड लेने से ये आया। अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई इंटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। तो ओमेगा की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2 पाई एफ सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये एक्सप्रेशन है, that expression is nothing but this is the expression for voltage gain of RC coupled amplifier in high frequency range। अब इस voltage gain के एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो। ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई एफ लिखा बिकॉज ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, तो इस एक्सप्रेशन को देखने पे तुम्हें पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है डिनोमिनेटर में। ये देखो फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के अंदर है फ्रीक्वेंसी एफ, so it means that frequency AV is inversely proportional to frequency denominator में है ना। so denominator में जब frequency है it means that the magnitude of voltage gain is inversely proportional to frequency। it means that frequency जब बढ़ती है तो voltage gain कम होता है, that is inversely proportion। it means that voltage gain of RC coupled amplifier in high frequency range decreases with the frequency। और हमने ग्राफ में देखा था लो फ्रीक्वेंसी पे चढ़ता है, मिड फ्रीक्वेंसी पे एकदम फ्लैट और हाई फ्रीक्वेंसी पे कम होता है। तो इस एक्सप्रेशन से ये प्रूफ हो गया कि वोल्टेज गेन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। जो ग्राफ में हमने देखा था पहाड़ जैसा ग्राफ था, बढ़ रहा है, फ्लैट है और कम हो रहा है। तो इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन से हमको पता चला कि वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज डिक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी और द टर्म फ्रीक्वेंसी इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन। डिनोमिनेटर मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए वोल्टेज गेन कम होता है फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वो ग्राफ मैंने बताया था, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में बढ़ता है, ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्लैट और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में कम होता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। बस इसमें तुमको एक ही चीज याद रखनी है, यहाँ पे मैंने शंट कैपेसिटर लगा दिया, उस सर्किट में नहीं था। शंट कैपेसिटर क्यों लगा, ड्यू टू द मिलर इफेक्ट, और मिलर इफेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी में एक्टिवेट हो जाता है, ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और दो ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर और डिफ्यूजन कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बनता है शंट कैपेसिटर, और यहाँ पे शंट कैपेसिटर लगाया। और क्या किया मैंने, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज को डिवाइड किया तो वोल्टेज गेन। इनपुट वोल्टेज सीधी सी बात है आई बी इंटू एच आई, आई इंटू आर हो गया इनपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए जो तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस और इफेक्टिव इंपीडेंस निकाला और उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट वोल्टेज मिला, और उस आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज से डिवाइड किया तो करंट गेन मिला, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज देखा वोल्टेज गेन क्या होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो ये मैग्नीट्यूड लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड का क्यों लिया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए, माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस आई मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिराइव किया। और ये कहाँ से आया, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकाला, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट मींस इफेक्टिव इंपीडेंस इनटू करंट, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए, और आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से वोल्टेज गेन निकालते हैं। बस वोल्टेज गेन निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई बी इंटू एच आई, करंट इंटू रेसिस्टेंस, और आउटपुट वोल्टेज के लिए टोटल कॉम्बिनेशन निकाला और उसको फिर करंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिला हमें आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट और इनपुट को डिवाइड किया तो मिला वोल्टेज गेन। तो इस तरीके से हमने वोल्टेज गेन निकाला। और सबसे पहले लेक्चर में हमने मिलर इफेक्ट देखा। मिलर इफेक्ट क्यों देखा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में मिलर इफेक्ट एक्टिव होता है, टू इंटरनल कैपेसिटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर इफेक्टिव हो जाते हैं, डिफ्यूजन और ट्रांजिस्टर और दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं
शंट कैपेसिटर, और वो शंट कैपेसिटर हमने सर्किट में लगाया। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का यूज क्या है, वो प्रोवाइड करता है फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट सर्किट। तो ये मिलर इफेक्ट कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और डिराइव करना है एक्सप्रेशन। सो टुडे दैट्स इट। सो वी हैव फिनिश दिस लेक्चर नंबर 10। ओके, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो इस पे कोई क्वेरी है तो पूछो।